वेलकम बैक छात्रों। ये आव्यूह सारणी की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह के नियम और उसकी एक्सरसाइज की है। आशा करता हूँ आपको सारे जो दोनों वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं। वो टॉपिक रहेगा कि हम लोगों ने आव्यूह के अंदर इनवर्स निकालना सीखा है। व्युत्क्रम आव्यूह आपने सीखा है जिसे ए इनवर्स कहते हैं। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन बीटा डिग्रेड ऑफ ए। इस सूत्र का आपने प्रयोग वीडियो नंबर 1 में कर लिया है। ये मान लीजिए आव्यूह के चैप्टर में आपने किया है। इसके बाद ए इनवर्स निकालने के बाद हमारे पास युगपत समीकरण दी गई थी, 2 चर वाली 3 चर वाली। उनको निकालने का तरीका हमने ए इनवर्स से सीखा। जैसे एक युगपत समीकरण दी x + y + z = 4, x - 3y = 5, x - 2z = 6। ऐसी एक युगपत समीकरण दे रखी। ये 3 युगपत समीकरण है। इनको हल करने का एक तरीका आपने सीखा है आव्यूह में। ए इनवर्स निकालकर आपने x, y, z के मान निकाले होंगे आव्यूह के अंतर्गत। आव्यूह मैंने समझाया है। अब यदि हमें x, y, z का मान निकालना है, हम इस मेथड को पढ़ चुके हैं और इससे एक बेटर मेथड और हमें मिल जाए तो आप चाहेंगे कि उसका भी हमें पता होना चाहिए। आप चाहेंगे ना? तो वही मेथड आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं कि इसका x, y, z का मान निकालने का एक तरीका और है। ये तरीका हमने आव्यूह में पढ़ा है, ए इनवर्स निकालकर, ए एडजॉइंट निकालकर। अब हम लोग x, y, z का मान निकालें, ना तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़े ना ही हमें एडजॉइंट निकालना पड़े। इन सारी समस्याओं से हटके अगर हम x, y, z का मान निकाल लेते हैं तो वहां एक नया मेथड आता है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उस मेथड का नाम है क्रैमर नियम, रूल। क्रैमर नियम। आज हम क्रैमर का नियम पढ़ेंगे कि किस तरीके से युगपत समीकरणों के x, y, z का मान निकालने का तरीका क्रैमर ने बताया। क्रैमर एक गणितज्ञ हुए हैं। गणितज्ञ होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे काम गणित के अंदर किए हैं। गणित में एक नियम जो 12th में है, बाकी BSc MSc में भी इसके नियम है क्रैमर के। तो एक नियम है क्रैमर नियम, जो मैं आपको सवाल को हल करते समय ही समझाऊंगा। इस नियम को आप क्लियर करेंगे तो कभी कभी आपके सामने जब 3 युगपत समीकरण दी होती है तो आपसे लिखा होता है कि x, y, z का मान ज्ञात कीजिए, तो वहां ये कभी नहीं लिखा होता है कि आप ए इनवर्स निकाल के ज्ञात करें या क्रैमर रूल से ज्ञात करें। आप जो भी रूल आपको अच्छा लगता है उसी रूल से आप हल कर सकते हैं। क्रैमर रूल क्योंकि बहुत आसान है, अब समझ में आएगा आपको और क्लियर हो जाएगा, तो आप वहां दोनों में से कोई एक रूल का यूज कर सकते हैं। समय भी आपको बचाना है और बेटर टेक्निक अगर आपको हाथ लगती है तो बेटर टेक्निक के आधार पर आपको सवाल को भी हल करना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। एक सवाल लेंगे, एक सवाल के माध्यम से हम लोगों को ये क्लियर करना है। सवाल देखिए, ये दे रखा है x + 2y + z। x + 2y + z बराबर क्या है? ये 3 समीकरण आपके सामने हैं। पहली समीकरण x + 2y + z = 7 और x + 3z = 11 और 2x - 3y = 1। क्रैमर के नियम के आधार पर सबसे पहले हम लोग
करते क्या है देखते जाइए। सबसे पहले हमें डी लेंगे। डी मीन्स डिटर्मिनेट, एक इंडिकेशन मानने के लिए ए बी सी लेने लगे, यहाँ डी ले लिया गया है। डिटर्मिनेट हम लेते हैं एक्स वाई जेड के गुणांक का। एक्स का देखिए यहाँ क्या है 1 1 2, वाई है यहाँ 2, इसमें वाई नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसमें वाई है -3, जेड 1 3 और 0। देख लीजिए आप ध्यान से, आपने x के जो गुणांक लिए हैं 1 1 2 2 0 2 3, y में क्योंकि y नहीं है 2 0 -3, और z में यहां 1 हो गया या 3 हो गया या 0 हो गया। सबसे पहले हम लोग आव्यूह के नियम के आधार पर हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो ये डिटर्मिनेट है उत्क्रमणीय है या नहीं है, यानी सिंगुलर है या नहीं है या नॉन सिंगुलर है, ये बात हमें जांच करनी होती है, जो मैं आव्यूह की वीडियो में आपको समझा चुका हूं। करना क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक का पहली रो से हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई +9 -2 0 3 दूनी 6 1 -3 0, ये हो गया 9 -6 दूनी 12 -3 21 -3 बराबर 18। ये डिटर्मिनेंट आपका आ गया 18, जो नॉट इक्वल टू 0 है। यानी अब हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। अगर ये 0 आता तो हम इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, ये बात ध्यान रखनी होती है आपको। आगे की प्रक्रिया क्या है क्रेमर रूल में, ये बिल्कुल सिंपल, आपका डी निकाला, इसके बाद 3 भाग हमारे रहेंगे। पहला भाग हमारा रहेगा D1 में जो डिटर्मिनेंट बनेगा, नीचे बराबर में दी गई संख्या जो होगी D1 में 7 11 1, ये x वाले स्थान को ग्रहण करेगी, क्योंकि D1 से हमें आती, क्योंकि D1 D2 D3 3 डिटर्मिनेंट हमें निकालने हैं। D1 से x की वैल्यू निकालनी है, तो x के मान को ये रिप्लेस कर देगी, यानी ये हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा बराबर में दिए हुए जो नंबर है 7 11 -1, इससे एक स्तंभ बन जाएगा आपका, ये स्तंभ यहां से हट जाएगा, यानी इसका स्थान यहां से हटेगा। तो x की वैल्यू के लिए 7 11 1, यही डिटर्मिनेंट में 1 1 2 हट गया, क्योंकि x का मान निकालना, बाकी एज रहेगा 2 0 -3 1 3 0। यहां से आप D1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 7 0 + 9 3 -2 0 -3 0 -3 +1 33 0 9 7 63 3 दूनी 6 -33 69 -33 6 36, फिर D1 आ गया आपका। ऐसे हम लोग D2 निकालेंगे। D2 में y की वैल्यू निकलती है, तो y का जो कॉलम है ये हट जाएगा, इसके स्थान पर 7 11 1 आ जाएगा। x की जो कॉलम था पहले नहीं था, इस बार रहेगा, क्योंकि 1 1 2 यहां हमारा y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां आ जाएगा 7 11 1, और बाकी जो लास्ट वाला था 1 3 0, यहां से आपका आ जाएगा D 1 0 -3 -7 0 -6 1
1 माइनस 22, ये आपका हो जाता है इस तरीके से D2। देख लीजिए, एक इसकी इसमें मल्टीप्लाई -3 हो गया, -7 यहाँ है, 0 -6 हो गया, 1 हो गया, 1 11 22, यहाँ हो गया -3, माइनस माइनस प्लस 7 42, 1 21, तो आपका यहाँ बन जाता है 21 42 माइनस 24 बराबर 18, आई थिंक 18 ही आएगा। ये D2 आ गया आपका। यहां हम D3 निकालेंगे। D3 में पहली दो कॉलम वैसे रहेंगे, 1 1 2 2 0 -3 और 7 11 1। तीसरे स्थान क्योंकि जेड का मान निकालना, तो आपकी थर्ड कॉलम आपका हट जाएगा, थर्ड कॉलम के स्थान पे आ जाएगा 7 11 1। D3 1 0 प्लस 33 -2 -2 1 -22 प्लस 7 -3 0 33 -2 -21 -7 21 33 माइनस माइनस प्लस 42 -21। अब 21 बचेंगे, 21 और 33, 21 और 33 आपका हो जाएगा 54, ये 54 आ गया। आपके पास D की वैल्यू है, D1 है, D2 है, D3 है। यहाँ हम लोगों ने 3 डिटर्मिनेट निकाले, 4 डिटर्मिनेट निकाले। एक D जो मेन डिटर्मिनेट होगा, उसके बाद D1 D2 D3 जो निकलेगा, उसमें कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम एक एक रिप्लेस होते जाएंगे, उनके स्थान पर बराबर के साथ एक कॉलम बनता है। तो युगपत समीकरण में जो बराबर के नंबर होंगे उनको उनके स्थान पर रखते जाएंगे, जिससे हमारा D1 D2 D3 आ जाएगा। ये हमने क्यों किया है, उसका कारण भी आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें x y z के मान निकालने हैं। अब हमें x का मान निकालना है। जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा D1 बटे D। अब D1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? D तो हमारा 18 है, D1 हमारा है 36 बटे 18, 18 दूनी 36, ये 2 आ गया। D2 में D2 बाई D, D2 की वैल्यू है हमारी 18, 18 बटे 18 1। Z की वैल्यू के लिए D3 बाई D 54 बटे 18 13 54। तो x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। इस तरीके से हम x y z का मान प्राप्त कर लेते हैं क्रैमर नियम के आधार पर। तो इसमें ज्यादा काम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ना तो एडजॉइंट निकालना पड़ रहा है और ना ही इनवर्स निकालना पड़ रहा है और ना ही मल्टीप्लिकेशन कहीं हुई है, सीधे सीधे डिटर्मिनेट निकाला है। 4 डिटर्मिनेट यहाँ बने हैं, चारों डिटर्मिनेट का वैल्यू सारणिक निकालकर आपस में डिवाइड किया गया है। तो ये नियम आपको मेरी दृष्टि से तो बहुत आसान रहेगा, आप भी इसे हल करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक सवाल और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, एक सवाल और समझ के फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जाएंगे। तो ये क्रैमर नियम आपका बचा हुआ था, तो मैंने मैंने देखा कि ये बताना बहुत आवश्यक है। इससे आप किसी भी सवाल को बहुत कम समय में आप ज्ञात कर सकते हैं।
ये 3 समीकरण आपके सामने हैं। नियम आपके पास अब 2 हो चुके हैं। पहला नियम इनवर्स निकालकर XYZ का मान निकाल लीजिए। दूसरा नियम क्रेमर विधि द्वारा भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। विकल्प आपको चूज करने हैं कि आप किस तरीके से आप इस सवाल को हल करना चाहेंगे। ये आप पर डिपेंड करेगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे, आसान लगे, उस माध्यम तरीके से आप लोग सवाल करेंगे। तो सबसे पहले क्रेमर नियम से हमें क्या करना होता है आप सब जान चुके हैं। पहले लिखें क्रेमर नियम से। यहाँ डी आप लेंगे। डी में यहाँ गुणांक है 1 2 1 1 -1 -2 1 2 -1। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 + 4। पहला इसकी से मल्टीप्लाई प्लस के 1 माइनस +4 -1 -2 -2 +1 -4 +1। समझ में मुझे ये 5 हो गया। 2 2 4 +4 हो गई। एक में से 4 जाएगी -3 हो। 5 और 4 4 9 में से 3 गए 6। ये डी का मान आपका आ गया। अब हम लोग D1 निकालना चाहेंगे। मैं ये निकाल लेता हूं। D1 में आपको पहले भी मैंने बताया D1 से हमारा x का मान निकलता है। जब x का मान निकलेगा तो x के मान से बना हुआ कॉलम यानी स्तंभ वो आप यहां से हटा दिया जाएगा। तो जब वो हटा दिया जाएगा तो उसके स्थान पे क्या रखना होगा कि जो बराबर में दिए हुए नंबर्स हैं इससे एक स्तंभ बनेगा 4 5 -3। ये स्तंभ हटा, ये स्तंभ नया बना x के मान निकालने के लिए, यानी इसे विलुप्त कर लेते हैं। बाकी बचे हुए भाग को ऐसे ही लिखेंगे जैसा इसमें अब बचा हुआ है। 1 -1 -2 1 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। D1 4 हो गया प्लस के 1 प्लस 2 दूनी 4 -1 -5 + 6 -5 + 6 1 -10 -10 5 10 और माइनस प्लस। ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस बीच में आएगा वो -3। ये कैलकुलेशन आपको और हमें अच्छे से चेक करनी है। अगर यहाँ गलती हो जाती है तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। 4 का प्लस का 1 प्लस के 4 हो गए -1 -5 और 3 दूनी 6 प्लस के 6 फिर बनाया -10 प्लस -3। आपका यहाँ हो गया 5 × 20 6 में से 5 गए 1 बचा -1 -3। ये हो गया आपका 20 - 14 = 6। क्लियर हो गया। अब आ जाइए D2 में आपका जो D का भाग है 1 2 1 ये ऐसे रहेगा। y का मान निकालना तो y वाले भाग का जो पार्ट है ये यहां से विलुप्त हो जाएगा। इसके स्थान पर आ जाएगा 4 5 -3 1 2 -1। D2 1 -5 प्लस के 6 -4
यहां से जो कैलकुलेशन के बाद ये 1 आया, 2 2 4 माइनस के 4 चौक 16 प्लस के होंगे, ये माइनस के 11 है, 11 हो गया, 17 माइनस 11 बराबर 6। D3 में पहला दूसरा स्तंभ वैसे रहेगा, 1 2 1 1 माइनस 1 माइनस 2 4 5 4 5 माइनस 3। D3 1 प्लस के 3 प्लस के 10 माइनस 3 2 6 माइनस 5 4 2 4 प्लस 1 13 6 5 11 प्लस के 11। ओ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा चेक करनी है हमें। वैसे तो 5 चौक 20 जो हमारे पास आया है वो इतना है 4 44। थोड़ा सा अब हमें कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी कि हमने गलती तो नहीं कर दी है। उसका कारण है कि जो वैल्यू आई है वो ऐसी आ रही है कि जो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा है और 6 से पूरी डिवाइड भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं जो चूक की है उस चूक को हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। यानी हमने कहाँ गलती करी है, देखिए 1 2 -1 हमने ठीक लिखा है, 1 -1 -2 हमने ठीक लिखा है। अब हमने लिखा था 4 5 -3 हमने ठीक लिखा है। अब हम ये देखते हैं कि हमने गलती कहाँ करी है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने गलती चेक करते हैं। इसके लिए प्लस के 3 हो गए, 5 दूनी 10 प्लस के 10 हो गया, माइनस हो, यहाँ देखिए माइनस के 3 दूनी 6 और माइनस 5, ये भी ठीक है। अब 4 के लिए चेक करते हैं, 2 दूनी 4, ये गलती हो सकती है, ये माइनस के 4 माइनस 4, 2 दूनी 4 और प्लस का 1, ये गलती हमसे हो रही है बच्चों। तो 1 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, 1 में से 4 गए तो माइनस के 3 बचे और माइनस के 3 का मतलब 4 या 12, ये 12 होना चाहिए। जब ये 12 होगा तो ये हो आपका हो गया, समझिए ये 12 बचेगा, ध्यान दो 13 12 24, 24 में से 12 के 12। अब हमारा सही है क्योंकि 6 से पूरा डिवाइड हो सकता है। यहां से आप चेक करेंगे D1 D2 की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालनी है तो D1 बटे D, हमारा D1 का मान कितना आया था 6 बटे 6 a, y की वैल्यू D2 बटे 6 बटे 6 a, z की वैल्यू D3 बटे 12 बटे 6 यानी 2। यानी x y z के तीनों के मान हमारे जो प्राप्त हुए हैं वो है 1 1 2। x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 2। जैसे ही मान प्राप्त कर लें उसके बाद आप समीकरण में रखकर चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि पहली समीकरण थी आपकी x + y + z बराबर 4। x का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा, z का मान 2 रखा, 1 और 1 2 और 2 4, बिल्कुल सही है। ये हमारा चेक करने का तरीका होगा। प्यारे बच्चों 8 नंबर का ये काम रहेगा। इस मेथड से सिर्फ आपको ये फायदा होने जा रहा है कि इसमें आपको समय कम लगेगा, कैलकुलेशन का लोड नहीं रहेगा, आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं और एक सवाल जरूर आएगा, ये कभी चूकता नहीं। एक्स वाई जेड का मान देखिए, आप आव्यूह पढ़ें या आप सारणिक पढ़ें, ये बिल्कुल फैक्ट है। आव्यूह से 8 नंबर का एक सवाल ये आता है जिसमें युगपत समीकरण की एक्स वाई जेड के मान निकाले जाते हैं। उसके 2 मेथड हैं, इनवर्स निकाल के या क्रेमर विधि द्वारा। आपको जो अच्छा लगेगा उस विधि से आप लोग करेंगे। कल हमने जो वीडियो में सारणी की दूसरी वीडियो में मैंने आपको ऑपरेशन सिखाए थे कि किस तरीके से ऑपरेट करके हम सारणी को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर आप लोगों के साथ पूर्ण विश्वास के साथ
ये मान के चलता हूँ, अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा और आप प्रैक्टिस या अभ्यास कर रहे होंगे तो आप जरूर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों, प्यारे बच्चों, सुरक्षित रहें। धन्यवाद छात्रों।